साथियों नमस्कार, सलाम। आज मई दिवस है, मज़दूर वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज मैं कुछ श्रमिक जीवन से जुड़ी कविताएं लेकर के आपके बीच आया हूं। मेरी पहली कविता है कारखाने से लौटने पर। यह कविता 1977 की लिखी हुई कविता है। मतलब 4 दशक से अधिक समय पहले की यह रचना है। शीर्षक है कारखाने से लौटने पर। तो मैं उस कविता का पाठ कर रहा हूँ। झुलसा देने वाली सूरज की ताप से कहीं ज़्यादा गर्म होती है मशीन की गर्मी, और इसके बीच दिन काटने के बाद कहाँ बचती है सुबह की ताजगी। कितनी मनहूस है यह दिनचर्या जिसे बिताकर लौटते हैं हम सभी घर की चारपाई पर टूटे वृक्ष की तरह। धम से गिरने का इलाज कहाँ होता है। सड़क की पटरी छोड़ गली में उतरते ही मेरा पांव कीचड़ में धंस जाता है। किसी मरे जानवर की गंध नाक में समाती चली जाती है। बच्चों की जिद और घर के तरह तरह के उलाहने में हमारी दिन भर की थकान झुंझलाहट में बदलने लगती है। बच्चों की जिद और घर के तरह तरह के उलाहने में हमारी दिन भर की थकान झुंझलाहट में बदलने लगती है। मैं महसूस करता हूँ कि खाली ड्रमों की तरह ढनमना रही यह जिंदगी। मैं महसूस करता हूँ कि जिंदा लाश बनी है यह जिंदगी, या डोल रही है पेंडुलम की तरह। हर सवेरा स्याह होता है और शाम उदासी की एक और परत। दोपहर एक दलदल है जहाँ डूब गया है हमारा सब कुछ, मसलन आजादी। एक अफसोस मेरे घर के नक्शे के संग संग चेहरे पर भी उभरता है पूरे रंग के साथ। इन दिनों यहाँ सब कुछ ढल रहा है दिन की तरह। ढिबरी की धुंध भरी रोशनी में पिघल रहा है मोह और मौन, मेरा सब कुछ पिघल रहा है। कारखाने से लौटने पर सबसे पहले बगावत कर रहे चेहरों से गुजरना पड़ता है मुझे। झूठे वायदों और आश्वासनों के नीचे उछलते हुए हाथों के बीच फैलने लगता है मेरे भीतर ज्वालामुखी। मेरे घर की स्याह 4 दीवारियां तब्दील होने लगती हैं काले पहाड़ में। खाली बर्तनों और डिब्बों की झन झन। पत्नी की खीस उतरती है चिरौरी करते मासूम बच्चों की पीठ उनके गालों पर। मैं हर ऐसे क्षण अपने चारों तरफ फैली कटीली झाड़ियों को काट कर फेंक देने के लिए कमरे से बाहर आ जाना चाहता हूँ। हाँ, बाहर, जहाँ तपिश है, हवा में आर्द्रता है, चिपचिपी गर्मी है, उमस है, पर यहाँ मुट्ठी भर खुली हवा भी है जो पूरे शहर में फैल जाने को युद्धरत है। हाँ, यहाँ मुट्ठी भर खुली हवा भी है जो पूरे शहर में फैल जाने को युद्धरत है। तो मित्रों, यह कविता थी कारखाने से लौटने पर। अब मैं
उन्हीं दिनों की 77-78 के दिनों की कविता है। हमें बोनस दो, हमें बोनस दो एक नारा हुआ करता था और जिसे लेकर के मजदूर आंदोलन हुआ करते थे। तो यही नारा है, हमें बोनस दो, और यही कविता का शीर्षक भी है। यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह जीवन संगीत की जानी पहचानी तुक है। यह वीणा के टूटे तारों को जोड़ने की हमारी पुरजोर कोशिश है। यह एक उत्तेजना है, यह एक बिंदु पर पहुंचने की संगठित ललकार है। यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह फैसला है, यह फैसला है, यह जिंदगी के कुछ अहम सवालों से जूझने का फैसला है। यह फैसला है, जिंदगी के कुछ अहम सवालों से जूझने का फैसला है। यह आमंत्रण है, यह सामरिक सज्जा से लैस ताने बाने के खुले दमन का आमंत्रण है। यह इम्तहान है, यह इम्तहान है, हमारे हिम्मत, हमारे संगठन, हमारी भाषा की प्रौढ़ता का इम्तहान है। यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह नारा है, यह एक नारा है, यह एक मांग है। यह हमारे बच्चों, हमारे घरों की रौनक है, यह हमारे घरों की रौनक है। हमारे बच्चों के हाथों में दिवाली के पटाखे फुलझड़ियाँ हैं। हमारी बीबी के लिए नया पेटीकोट, नई साड़ी ब्लाउज है। हमारी कई दबी दबी इच्छाएं हैं। यह हमारे कुछ एक सवालों का जवाब है। यह एक नारा है, यह एक मांग है, यह एक नारा है, यह एक मांग है। तो यह हमें बोनस दो, ये कविता थी जो मैं आप लोगों को सुना रहा था। और अगली कविता है जन समुद्र। नई आर्थिक और औद्योगिक नीति के खिलाफ पूरे देश में कई राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई और उसी एक हड़ताल के दौरान की यह रचना है जन समुद्र। आइए मैं उसका पाठ करता हूँ। मैं हड़ताल पर था, मैं हड़ताल पर था, जैसे हर रोज सुबह सुबह तैयारी करता वैसे ही अपने को तैयार किया। रोटी खाई, चाय पी, रोटी खाई, चाय पी। लंच के डिब्बे को आज आराम था। घर से जब निकला दरवाजे पर पत्नी आई। घर से जब निकला दरवाजे तक पत्नी आई। बोली, मैं भी चलूं क्या? अरे मैं भी चलूं क्या? नहीं, अभी नहीं, पर तैयार रहना। उसने विदा किया, उसने विदा किया। उसके हाथ हिल रहे थे, मेरे भी हाथ उठ गए आसमान की ओर। मेरे भी हाथ उठ गए आसमान की ओर। मुट्ठियां बंधी थी। फैक्ट्री गेट पर मजदूर ही मजदूर थे। फैक्ट्री गेट पर मजदूर ही मजदूर थे। झंडे लहरा रहे थे, नारे लग रहे थे, एकता की गूंज थी। नदियां पूरे उफान पर थी, नदियां पूरे उफान पर थीं और गिर रही थीं। वे गिरकर विलीन हो रही थी समुद्र में। उनके गिरने का शोर था, उनके गिरने का शोर था। मैं हड़ताल पर था, मैं हड़ताल पर था। हमसे ही बना था यह समुद्र, ज्वार भाटे की तरह उमड़ता घुमड़ता जन समुद्र। मैं हड़ताल पर था, हमसे ही बना था यह समुद्र, ज्वार भाटे की तरह उमड़ता घुमड़ता जन समुद्र। तो ये कविता थी आपको जो मैं आप लोगों को सुना रहा था, है जन समुद्र, जिसका शीर्षक था जो राष्ट्रव्यापी किसी हड़ताल के दौरान की यह रचना है। अगली कविता हम दोनों, उसका शीर्षक है हम दोनों। एक कलाकार
कारीगर मजदूर और एक कलम के मजदूर के बीच को लेकर के यह कविता है कि हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों मजदूर थे। उसके हाथ में ब्रश था और यही उसका औजार था। मेरे हाथ में कलम थे और वह किसी अस्त्र से कम न थी। वह जानता था रंगों की दुनिया के बारे में कि किन रंगों के मेल से कौन सा रंग तैयार होगा। वह जानता था रंगों की दुनिया के बारे में कि किन रंगों के मेल से कौन सा रंग तैयार होगा। वह जानता था कि सामने वाले की पसंद क्या है और वह उसे मूर्त कर देता। दीवालों पर रंगों के संयोजन की कला में वह ऐसा सिद्धस्त था कि बदरंग दीवालें भी खिल उठती, रंग बोल उठते। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है, जो झंकृत कर दे, रुला दे और हंसा दे। समय के भाव विचार में पंख लगा दे, उमड़ते घुमड़ते बादलों से शब्दों की बारिश करा दे। पाठक हो या श्रोता सभी भीग जाएं, वाह वाह कर उठे। उसने रची थी रंगों की दुनिया, उसने रची थी रंगों की दुनिया, जिसके लिए मालिक मकान की प्रशंसा हुई। उनके रंग बोध सौंदर्य बोध की चर्चा दूर तक गई। उसने रची थी रंगों की दुनिया, जिसके लिए मालिक मकान की प्रशंसा हुई। उनके रंग बोध सौंदर्य बोध की चर्चा दूर तक गई। मैंने जो कविता रची थी, साहित्य समाज में उसकी तारीफ हुई, अखबार में छपी, खूब पढ़ी गई, किताब में आई, बेस्ट सेलर बनी। मैं कवि था, वह कलाकार था। मैं कवि था, वह कलाकार था। हम दोनों मजदूर थे, हम दोनों मजदूर थे। पर यह दुनिया की नज़र थी, जिसमें मैं कवि था, समाज में सम्मानित, संस्थानों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिष्ठित हिंदी का कवि। पर यह दुनिया की नज़र थी, जिसमें मैं कवि था, समाज में सम्मानित, संस्थानों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिष्ठित हिंदी का कवि। और वह मजदूर था, दिहाड़ी या ठेके पर काम करने वाला मजदूर, सिर्फ मजदूर। तो यह हम दोनों कविता थी। अब आखिरी कविता स्त्री श्रमिक, एक स्त्री श्रमिक की पर है यह कविता, उसका हिंदुस्तान। एक औरत सड़क किनारे बैठी पत्थर तोड़ती है। वह पत्थर नहीं तोड़ती, जिंदगी घसीटती है। एक औरत पत्थरों से बनी सड़क पर सरपट दौड़ती है, कार की तरह उसमें बैठी हुई। एक औरत के दोनों हाथ मिट्टी में सने हैं। एक औरत के दोनों हाथ मिट्टी में सने हैं। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी बांस की सीढ़ियों पर चढ़ती हुई वह मिट्टी की गंध पहुंचाती है। वह मिट्टी की गंध पहुंचाती है। एक औरत रहती है इस बहुमंजिली इमारत में। एक औरत रहती है इस बहुमंजिली इमारत में, मिट्टी की गंध से बेखबर, श्रम से बेखबर, उसकी दुनिया से बेखबर। एक औरत प्रताड़ना की पीड़ा झेलती है। एक औरत प्रताड़ना की पीड़ा झेलती है।
अपमान के कड़ुए घूंट पीती है, आत्मदाह करती है या सरेआम जलाई जाती है। एक औरत इस घटना पर आंसू बहाती है। वह फर्क नहीं मानती, सभा सोसाइटी में जाती है, हर मंच की शोभा बढ़ाती है, समानता पर औरतों के जलाए जाने के विरुद्ध लंबा भाषण देती है, खूब तालियां बटोरती है। वह खुश है कि औरतों का बिल उसने पारित करा लिया है। अब दिखेंगी औरतें हर जगह, हर सदन में, मुख्य धारा में होंगी औरतें। एक औरत देख रही है सब, एक औरत देख रही है सब, अपलक निगाहों से अकड़ गई उसकी पीठ, तन गई उसकी गर्दन की नसें, हाशिए पर खड़ी खड़ी पथरा गई हैं उसकी आंखें, हाशिए पर खड़ी खड़ी पथरा गई हैं उसकी आंखें। इन्हीं आंखों में है उसका हिंदुस्तान, इन्हीं आंखों में है उसका हिंदुस्तान। तो मित्रों, आज श्रमिक दिवस पर, मई दिवस पर ये कुछ कविताएं थी जो श्रमिक जीवन से भी जुड़ी थी और श्रमिक विचारों से जिसका गहरा नाता रिश्ता था। तो ये कविताएं मैंने आप लोगों को सुनाई और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप तमाम साथियों को मई दिवस के शहीदों को याद करता हूं और आप तमाम साथियों को सलाम पेश करता हूं। लाल सलाम साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया।